बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपना बयानिया बदला है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, कहा कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के हवाले से गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने भी कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार किया था। इमरान खान साहब ने यू टर्न क्यों लिया, अपना बयानिया क्यों तब्दील किया, इस पर भी आज के प्रोग्राम का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ अर्से पहले इमरान खान साहब ने एक बयान दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें, यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें। इसके साथ साथ उन्होंने कई मरतबा कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर चाहिए, वैसे वो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज महसूस हुआ कि उन्होंने इसके ऊपर भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए मेरिट पे होना चाहिए। क्या कहा, जरा सुनते हैं। एक तमाशा हो रहा है लंदन में, फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। मेरे ऊपर भी एक दो इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाजा कर दिया आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाजा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। मैंने मुतनाजा नहीं किया, लेकिन लॉन्ग मार्च मैं कर रहा हूं। लॉन्ग मार्च का क्या प्लान है? लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगा? क्या इस्लामाबाद के ऊपर हमला होगा? हुकूमत कैसे जवाब देगी? असद कैसर साहब की जबानी भी सुनते हैं और साथ साथ हुकूमत का जवाब क्या होगा, राना सनाउल्लाह की जबानी भी सुनते हैं। फिर आगे चलते हैं। सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आमदो रफ्त के रास्ते जो हैं उनको खुला रखे, वरना मैं ये बात उन्हें बावर करवाना चाहता हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। राना साहब ने जिम्मेदारी याद दिलाई सूबाई हुकूमतों को। अगर सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शन क्या होगा, इसका भी जायजा लेंगे। सारा जो बयानिया बन रहा है उसकी तस्दीक करेंगे जनाब कासिम सूरी से, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली। कासिम सूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कासिम सूरी साहब, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहिए, आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ नहीं सकते। आपने अमेरिका की बुनियाद पर एक करारदाद रद्द की थी कौमी असम्बली के अंदर। आज आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ थोड़ी सी जज्बाती अंसर भी शामिल था, क्योंकि आपकी टॉप जो क़यादत है वो तो आज कहती है कि हमें अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर चाहिए, वापसी का सफर शुरू हुआ है? देखें, सबसे पहले तो जो है वो जिस तरह आज धमाका हुआ है इस्तांबुल में तकसीम चौक पे, सबसे पहले तो उसकी मजम्मत करता हूँ कि वहाँ पे आज 5 लोग शहीद भी हुए हैं और अभी तक इतलात के मुताबिक कोई 27 के करीब लोग जख्मी हैं। ये जो आपने सवाल किया, देखें पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हम शुरू से कहते आए हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम हर मुल्क के साथ और अमेरिका के साथ भी, लेकिन हम किसी भी मुल्क के साथ आका और गुलामी वाला रिश्ता नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें डिक्टेट करे। हम 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है और ये वो मुल्क है दुनिया में वाहिद जो इस्लाम के नाम पे बना है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई और मुल्क जो है वो अपना तसल्लुत कायम करे, गैर मुल्की साजिश के तहत हुकूमत बनाए। और हम सब ने देखा कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कौंसल है उसके इजलास में भी बाकायदा जो है वो मजम्मती बयान जारी हुआ और डिमार्च किया गया कि ये मुदाखलत है खुली खुली। और इसी वजह से पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरह हुकूमत तब्दील हुई। तो मैं समझता हूं उस अमल के हम खिलाफ हैं जो हमारे साथ किया गया। बाकी हम चाहते हैं कि हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हों, लेकिन गुलामी और आका वाला ताल्लुक, ये रिश्ता हम कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन कासिम सूरी साहब, हुकूमत अगर आपकी रूलिंग दी, वो रूलिंग इसी हवाले से दी कि जो आर्टिकल 5 आपको कहता है कि आपने रियासत का वफादार रहना है। तो मैं कैसे, जब आपके मुल्क की जो है वो कौमी सलामती कौंसल इंडोर्स कर चुकी है चीज को कि मुदाखलत हो रही है और वो डिमार्च भी कर रही हो, कौमी असम्बली की सलामती कमेटी भी वो जो है वो इंडोर्स कर रही हो और आपकी वफाकी काबीना भी कर रही हो और आपके जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर को भी वो जो मरासला कौमी जो हमारी वफाकी काबीना है वो भेज चुकी हो। तो मैं समझता हूं कि वो रूलिंग जो मैंने दी थी वो इसी आर्टिकल 5 के तहत दी थी कि कोई भी कौमी सलामती के खिलाफ अगर मामला हो तो आपने आवाज उठानी है। और मैं समझता हूं कि आज पूरी कौम समझ बैठी है कि वो रूलिंग बिल्कुल सही थी। जब से ये इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत हुई है, पाकिस्तान के में माशी बुरान आ चुका है। आज कौमी असम्बली जो है वो ये जाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरियां बचाने के लिए नैब के कानून में जाती अफराद की मर्जी के मुताबिक आज तरमीम की गई है कि उनको बचाया जाए। आज आपके सामने है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर आया है जिस पर 16 अरब रुपए की फर्द जुर्म आए। सूरी साहब, आज आपको एहसास नहीं होता? आज आपके सामने है लंदन में, दिल्ली में
सूरी साहब, कत्ता कलामी की इबादत, लेकिन ये बताएं कि आज आपको एहसास नहीं होता कि कौमी असम्बली का मैदान इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए था, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हुकूमत तरामीम ला रही है अपनी मर्जी की, मैदान खाली ना छोड़ते तो कम अज कम मुकाबला तो करते ना। देखें, तरामीम ये अपनी मर्जी की ला रही है, इम्पोर्टेड सरकार है, NRO 2 इन्होंने ले लिया है अपनी चोरियां बचाने के लिए। आ जाए मुल्क को तो पता चल गया ना कि इमरान खान जो है वो अपनी अवाम के लिए फैसले कर रहा था। वो रशिया अगर गए थे तो 40% सस्ता पेट्रोल, डीजल और गंदुम लेने गए थे। हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल हम दे रहे थे, जब आलमी मंडी में $108 फी बैरल पेट्रोल मिल रहा था। आज $24 सस्ता पेट्रोल है, आज $84 फी बैरल मिल रहा है और कौम जो है वो 225 रुपए में ले रही है। इमरान खान जब गया था तो 40% सस्ता ले रहा था, 150 रुपए का हम पेट्रोल दे रहे थे, वो 40% सस्ता देना था हमने कौम को। 5000 के लगभग 100 किलो आटा दे रहे थे हम उस दौर में, और हम चाह रहे थे कि अपनी कौम को और सस्ता दें। 40% और सस्ता 5000 रुपए में से हमने देना था, ना कि आज ये कौम 11 से 12,000 रुपए में 100 किलो आटा ले रही है इस इम्पोर्टेड सरकार के दौर में। आज बिजली जो है वो डबल से ज्यादा महंगी कर दी गई है, गैस जो है 300 गुना महंगी कर दी गई है, लेवी लगा दी है कौमी असेंबली में कानून पास करके 50 रुपए फी लीटर, जो अभी तक नहीं लगाई है। आपको पता है IMF नई शराइत रखने जा रहा है इसके ऊपर। गैलप का जो सर्वे रिपोर्ट आई है कल, 88% पाकिस्तान के कारोबारी हजरात जो है वो समझ रहे हैं कि ये हुकूमत गलत सिमत की तरफ जा रही है, वो मुतमईन नहीं है इस हुकूमत की कारकर्दगी से। आप देखें कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला जो बाहर से आ रहा था वो कम हो गया है। पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से टैक्स कलेक्शन कम हो गई है। आज आप देख लें बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पाकिस्तान में महंगाई के पहाड़ गिर रहे हैं अवाम पर, आज हर तरफ अफरा तफरी है, और ये जनाब सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं। आप इनको देखें, इम्पोर्टेड सरकार वो जो है एवन फील्ड के उसी मुतनाज़ा फ्लैट में जिसकी मलकियत आज साबित नहीं हो रही, ये झूठ बोल रहे हैं बार बार, आज उधर बैठ के ये फैसले कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, जो इश्तिहारी है। आज उसके पैर छू रहा है यहाँ पे हमारा क्राइम मिनिस्टर जाके। साहब वो ये कहते हैं कि हम पार्टी हेड से मशवरा ना करें, क्या आप भी तो करते हैं पार्टी हेड से मशवरा? 30,000 पाउंड का जुर्माना किया ये मरूसी सियासतदान, इसके जो है वो दमाद पर भी आज जुर्माना किया। आप मुझे बताएं कि बरतानिया जो इमदाद दे रहा था, इमदादी इदारा है उसका, बरतानिया का जो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद दे रहा था, टेलीग्राम कह रहा है कि उसके अंदर जो है करप्शन हुई है, और ये बोल नहीं रहा है। ये हमारा वजीर आजम है जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जब आता है पाकिस्तान में, सेक्रेटरी जनरल, तो उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि आप हमें इमदाद दोगे तो हम उसमें से चोरी नहीं। सूरी साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं आपकी तरफ। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा सूरी साहब की तरफ आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूरी साहब, अगर 2 मिनट को ये तसव्वुर कर लें कि खान साहब पे हमला करने वाले का दावा दुरुस्त है, वो मजहबी किसी मोटिवेशन की वजह से अटैक की तरफ गया था, तो आप समझते हैं कि सियासत में अब भी इस्लामी टच की ज़रूरत है कि जिसका आपने खान साहब को एडवाइस की थी इस्लामाबाद जब वो पहुंचे थे सेंटोरस के पास? देखिए, खान साहब ने पहले ही 2-3 माह पहले से ही जो है वो मियाँ वाली के जलसे में भी दूसरे में पहले से बता दिया था, कौम को खिताब करते हुए भी बताया था कि जिस तरह सलमान तासीर साहब को शहीद किया गया, इसी तरह का प्लान इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे जो है वो जब सियासत में ये -1 नहीं कर सके, जब ये नाअहल नहीं करार दे सके, कोई चोरी नहीं पकड़ी, तो ये फिर आखिर में इसी तरह का करेंगे। ये इम्पोर्टेड सरकार बुज़दिल लोग ये जो है वो यही करेंगे कि किसी तरह मुझे जो है कत्ल करने की साजिश करेंगे। और हमने देखा कि उसी तरह हुआ। उस बंदे के पास वो ग्लॉक का जो पिस्टल था वो 5 लाख रुपए का कहां से आया? उसका घर आपने जाके देखा, वो कोई मजहबी भी नहीं था, उसकी खिड़कियां तक घर में नहीं लगी हुई थी। तो पूरा ये प्लान है। ऊपर से मैंने खुद ट्वीट किया कि ये एक तरफ से हमला नहीं हुआ है, सामने से भी हमला हुआ है। और सारे दुनिया ने मुझसे पूछा कि किस तरह, बकायदा आवाज अलग अलग आई है, वो ब्रस्ट की अलग आई है और दूसरी गन की अलग आवाज आई है। तो मैं समझता हूं कि प्लान किया गया। इससे पहले भी इमरान खान साहब के घर में जो
मुलाजिम काम करते थे उनको डिवाइस दी गई, उनको जहर देने की कोशिश की गई। आपने देखा कि किस तरह ट्रेवल कर रहे थे तो गाड़ी में सरकारी आग लग गई, किस तरह जो है वो हेलीकॉप्टर में कोई आम पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं डलता, वो जो है वो खास इदारों के लोग उसके अंदर उसको सर्विस फराहम करते हैं, सिविल एविएशन वाले, तो किस तरह अचानक हेलीकॉप्टर को जो है वो लैंड कराना पड़ा। तो ये सारी चीजें हम सबके सामने हैं कि सियासत के से किसी तरह इमरान खान को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सूरी साहब क्या इस्लामी टच जरूरी है सियासत के अंदर? आप अभी भी समझते हैं? सबने देखा कि ये साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। उससे पहले इस इंपोर्टेड सरकार के वुज़रा 14-14, 15-15, जब से हमारी हकीकी आजादी मार्च इमरान खान साहब ने शुरू की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, यही कह रहे थे। आपने देखा मरियम ने कहा कि अब इमरान खान का वक्त खत्म हो गया है। ये राना सनाउल्लाह 22 लोगों का जो कातिल है, ये जो आज पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि एक ऐसे शख्स को इन्होंने वजीर दाखिला बनाया हुआ है, वो खुद कह रहा था कि इमरान खान फितना है और इस फितने का सर कुचल देना चाहिए। तो ये सारी चीजें कड़ियां मिलाएं तो आपको पता चलता है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और उसका जो है तफ्तीशी बयान आ रहा है और बयान भी फिर जो है वो टीवी पे दिखाया जा रहा है और लोग जो है वो बकायदा आपके वो मीडिया वाले जो इस इंपोर्टेड सरकार को का दिफा करते रहते हैं, वही लोग वक्फे वक्फे से ट्वीट कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं। इस मुल्क में आवाज दबाई जा रही है हक और सच की। किस तरह जो है वो आपने देखा मीडिया में जो एंकर्स थे जो हक और सच की आवाज उठा रहे थे, उन पे 16-16 पहले केसेस किए गए, उन पे जमीन तंग की गई पाकिस्तान की। वो बेचारे जब मुल्क छोड़ के गया अरशद शरीफ, तो उसको किस तरह जो है वो डिपोर्ट किया पहले दुबई से और कीनिया में, किस तरह उसको जो है वो शहीद किया गया। तो मैं समझता हूं हम सब पर केसेस हैं, हम पे बगावत का केसेस है। सूरी साहब मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे मजीद चाह रहा हूं, अगर आप मौका दें मुझे। डाला हुआ है, एफआईए के केसेस डाले हुए हैं, लेकिन आपको बताऊं ये तरीके पुराने हो गए। लोगों को तो नंगा भी, थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहिए थी, अगर मेरी एक फारूकी को नंगा किया, शहबाज गिल को नंगा किया, 75 साल के सेनेटर को, हमारे आजम स्वाति साहब को उनके पोते पोतियों के सामने मारा, फिर उनको नंगा करके मारा, और उसके बाद जो उनकी घरवाली के साथ जिस तरह की वीडियो रिलीज की, शर्म आनी चाहिए। उसकी बेटी को वो वीडियो भेजी। ये इस मुल्क की सियासत आप किस तरह डराओगे, धमकाओगे? ये मैं समझता हूं कि आज इमरान खान ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। अब कोई किसी से नहीं डर रहा। ये चाहे नंगा करेंगे, मैं कहता हूं अगर एक मिनट मेरी बात सुन लें सूरी साहब, एक मिनट अगर आप मेरी बात सुन लें सूरी साहब, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। चले मजहबी टच को थोड़ा सा एक मिनट को साइड में रख देते हैं। आपकी चारों हुकूमतें चाहती हैं कि वफाक के ऊपर हमलावर हो। वफाक कहता है कि अगर हमलावर हुए तो फिर हम अपना काम करेंगे। अगर गवर्नर राज लग गया इस सारे में, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और आपको भी कुछ हासिल नहीं होगा? गवर्नर राज कैसे लगा दिया? बुज़दिल लोग हैं। इस्लामाबाद को कंटेनरों का किला बनाया हुआ है, चोर खुद भागे में, कोई बरतानिया गया हुआ है, कोई किधर मजे ले रहा है। ये बाहर के टूर ही इनके खत्म नहीं हो रहे। ये जो भी चाहे, अवाम इनसे नफरत कर रही है, इस इंपोर्टेड सरकार से जान छुड़ाना चाहती है इन चोरों से। हम जो है वो आपको पता है कि इनको पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त हुई। इमरान खान साहब कौमी असम्बली में 9 हल्कों में से 8 हल्के जीते हैं। आज पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके बयानिए के साथ खड़ा है। आज पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ के हकीकी आजादी के बयानिए के साथ खड़ा है। आज ये इंपोर्टेड सरकार क्या चाहती है? हमारा एक ही मुतालबा है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ फौरी इंतखाबात किए जाए, कि मुल्क की भागदौड़ उस शख्स के हाथ में दी जाए जो कौम चाहती है, ना कि गैर मुल्कियों की ईमा पर आकर हुकूमत बनाई गई हो और पाकिस्तानी अवाम के मुफादात में आज फैसले ना हो रहे हो। आज जो है गैर मुल्की ईमा पर फैसले हो रहे हैं और अपनी चोरियां बचाने के लिए इस मुल्क को ये सबके सामने कह रहा है कि भिखारी बन रहे हैं। हम कोई पाकिस्तानी गुलाम नहीं है। हम जिस मुल्क के शहरी हैं वो नजरिए पे बनने वाला मुल्क है। हम इस मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान की अवाम के मुफाद में होंगे और खुददारी के साथ होंगे। खुददारी के साथ जीना है। सूरी साहब एक सवाल अगर आप और सुन लेते, वाली जिंदगी अभी नहीं। सूरी साहब एक सवाल अगर और सुन लेते मेरा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सऊदी प्रिंस का दौरा आप लोगों की वजह से जो है मुलतवी हुआ। पहले चाइना का दौरा भी आप लोगों की वजह से मुलतवी हुआ था। ख्वाजा आसिफ साहब को क्या कहेंगे? सऊदी प्रिंस के दौरे के मौके पर एहतजाज करते अगर आप वो यहाँ आ जाते?
ख्वाजा आसिफ तो वो हैं जो कौमी असम्बली में जब पनामा लीग्स आया तो उन्होंने बोला कौम भूल जाएगी। इनको क्या पता है, गुलाम ज़हनियत का ये शख्स ये हमेशा जो है वो कभी रात को 3 बजे फोन करके बोलता रहा कि मुझे जिताओ, ये भी बातें कर रहा है। ये आप मुझे बताएं क्या हिंदुस्तान का भी दौरा इमरान खान की वजह से आज मोहम्मद बिन सलमान ने मुलतवी अपना किया है? उन्होंने तो कहा हमारा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था यहां पे आने का, और वो साफ कह रहे हैं उन्होंने तो हिंदुस्तान का भी दौरा जो है वो मुलतवी किया। कोई हमारी हकीकी आजादी मार्च की वजह से कैंसिल नहीं हुआ, एक बुज़दिलों के पास कोई आ ही नहीं रहा। ये तो लोगों को आप देखें कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है हमारा क्राइम मिनिस्टर, पकड़ पकड़ के लोगों से हाथ मिला रहा है। तो ये तो उसकी वीडियोस आ रही हैं। जब वो प्यूटिन के साथ बैठा तो आपने देखा माइक कान से नहीं लगा रहा है, टांगे उसकी कांप रही हैं। तो ये इस तरह की लीडरशिप नहीं चाहती पाकिस्तानी कौम। ये गैरती कौम है, बाहिम्मत कौम है, बाहौसला कौम है। ये एक ऐसा लीडर चाहती है जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, जिसके करप्शन के केसेस बाहर नहीं हो, जिसके पास एक रोजनामा अखबार डेली मेल जिस पे केस करके जुर्माने नहीं डाल रहा हो। मैं समझता हूं कि आज 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के सर शर्म से इन्होंने झुका दिया। एक आखिरी बात, अवाम के साथ आखिरी चीज मुझे बता दीजिएगा सूरी साहब, बिल्कुल प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी चीज बता दीजिएगा, कोयटा से काफिले पहुंचेंगे यहाँ पे अगर धरना होता है पिंडी के अंदर या इस्लामाबाद में? कोयटा से इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट्स के दौरों पर जा रहा हूं और एक बड़ा कारवां इंशाल्लाह हकीकी आजादी मार्च में बलूचिस्तान से भी शिरकत करेगा। और आप देखेंगे कि इमरान खान ने पाकिस्तान में रंग और नस्ल की सियासत खत्म कर दी है, लिसानियत की सियासत खत्म कर दी है, फिरका परस्ती की सियासत खत्म कर दी है। यहां पाकिस्तान को कोयटा से लेकर गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पेशावर तक हर रंग और नस्ल के लोगों को एक कौम बना दिया है। और आज पूरा पाकिस्तान हकीकी आजादी चाहता है, इन गुलामों से आजादी चाहता है, इन मोरूसी सियासतदानों से आजादी चाहता है। ये इनके बच्चे नाहल, नकारा, झूठे, ये कैसे मुसल्लत हो सकते हैं इस पाकिस्तान में? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें 65% नौजवान आबादी है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह नौजवान आगे आएंगे और इन मोरूसी खानदानों को, ये जो 15-20 खानदान जो आज बैठ के हुक्मरानी करते हैं, इनको बताएंगे कि पाकिस्तान का नौजवान भी होनहार है, बाहिम्मत है, बाहौसला है और वो अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए कोशिश कर सकता है। बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है, बहुत सी बातें हो गई, बहुत सी बातें रह भी गई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का आज एक बुरा दिन था, पाकिस्तान ट्रॉफी जीत नहीं सका, क्या मामला रहा, कहां कहां गलती हुई, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ना दुआएं काम आई ना बारिश हुई, पाकिस्तान 12 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया। चलें कोई बात नहीं, हार जीत होती है और वो बड़ा मशहूर जुमला है जो इस मौके के लिए हमने रखा हुआ है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बहरहाल मैच था, ख़त्म हुआ, पाकिस्तान की हार पे ख़त्म हुआ, हमें बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन आगे बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद साहब, किसी तारीफ को मोहताज नहीं, शुएब जट साहब, वो आप भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और जाहिद गफ्फार हमारे नुमाइंदे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तारुफ के मोहताज आप भी नहीं, लेकिन चलें आपका तारुफ करा दिया। मुशी भाई, मैच में टर्निंग पॉइंट क्या कहीं पर था या मैच हमारे हाथ में था ही नहीं किसी भी वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, नो बॉल के बाद से आई थिंक जब से वो जितना भी वो क्रिकेट खेले हैं, इंग्लैंड का ही डोमिनेट किया इंग्लैंड ने, तो आई थिंक कभी भी हमारे हाथ में मोमेंटम आया ही नहीं है। जैसे हमारी कोई पार्टनरशिप बिल्डअप होने लगी थी बैटिंग में, तो हमारी विकेटें गिरती जा रही थी। तो आई थिंक थोड़ा सा जो मिसकलेक्शन हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ग्राउंड की, जो बाउंड्रीज तो ना हम वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, क्योंकि एक तो डॉट बॉल ज्यादा जब आप खेलते हैं और फिर जब बाउंड्रीज लगाते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपको बाउंड्रीज मारने की मौका तब दिया था जब आप स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉटें मारते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इंग्लैंड स्मार्ट क्रिकेट खेलना, दे डिजर्व टू विन द वर्ल्ड कप। और अगर मॉरली और देखा जाए दूसरे तरीके से, तो पाकिस्तान को भी कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने फाइनल तक रसाई की। आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ देम, एज यू सेड, कि जैसा मर्जी है हम इनसे मोहब्बत करते हैं।
but I think there is plenty of things to review also in same time. अच्छा मुशीब भाई, आदिल रशीद जो है उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त थी, बहुत टर्न हो रहा था गेंद, और उसके अलावा पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही थी। इफ्तिखार जब गए तो उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है, और अगली ओवर के अंदर ठीक है कि मीडियम फास्ट बॉलर थे, लेकिन समझ उनको तब भी नहीं आई कि आउट कैसे हुए। लेकिन हम देखते थे कि शादाब की बॉल टर्न होने के बावजूद भी शादाब को कोई उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। तो क्या पाकिस्तान स्पिन के मैदान के अंदर भी जो है वो पीछे रहा है? आई थिंक आदिल रशीद को क्रेडिट जाना चाहिए, सेमीफाइनल में भी उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। उसकी रीजन पता है क्या? हालांकि इंडियन पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मगर जो आदिल रशीद ने बॉलिंग की उसने बड़ी यूटिलाइज किया पिच को, और पिच को इसलिए यूटिलाइज किया कि बीइंग लेग स्पिनर मैं बता सकता हूँ कि उसने स्पिन करने की कोशिश की, उसने रन बचाने की कोशिश नहीं की, उसने विकेट लेने की कोशिश की। जब आप एज ए लेग स्पिनर विकेट लेने की कोशिश करते हैं ना, तो आप स्पिन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सुबह सुबह वैसी टॉस जीत के जो पहली बारी हमारी थी, उनकी बॉलिंग थी, मतलब तो पिच में थोड़ी नमी थी, और नमी की वजह से उनको हेल्प भी मिल रही थी पिच से, और आप इनका बॉल स्पिन भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था। तो आई थिंक उसको सेमीफाइनल और फाइनल में उसी ने मैच में इनको टर्न वापस लेके आएंगे। फाइनल में मुझे ये लग रहा था कि हमारे रन खुल जाएंगे आदिल रशीद के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वो मैच खेल रहा है हमने उसको काफी लूटा था, मगर उसने बहुत तगड़ी बॉलिंग की। उसकी बॉलिंग तगड़ी होने की वजह से उसने बाबर को और जो हारिस को आउट किया है, वहां से हमारा मोमेंटम बन ही नहीं सका उसके बाद। अच्छा मुशीब भाई, गुगली के आप कह रहे हैं, गुगली जो थी जो बाबर आजम को कराई गई, उसको कितना क्रेडिट देते हैं? बाबर आजम ने रीड गलत किया या गेंद इतनी अच्छी थी कि जिसके ऊपर यही कुछ होना था? नहीं, आई थिंक बाबर उसको रीड नहीं कर सके, क्योंकि कई दफा आदिल रशीद जो है ना ओवर स्पिन करते हैं ना, तो इनका एक्शन ऐसा है कि इनका गेंद स्क्रैम्बल सीम होता है, और स्क्रैम्बल सीम पर को रीड करना बहुत मुश्किल होता है, एज लॉन्ग एज आप हाथ से रीड ना कर सको। तो जो लोग हाथ दे के नहीं खेलते, तो उनके लिए आदिल रशीद का एक्शन बड़ा डिसेप्टेड है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो उसने बाबर को आउट किया है। वो बॉल गंदा नहीं था, एक्चुअली बाबर उसे पिक नहीं कर सके, तो इसलिए वो कॉटन बॉल हो गए। अच्छा, आई थिंक क्रेडिट उसको आदिल रशीद को जाता है। अच्छा मुशीब भाई, आप साथ ही रहिएगा, शोएब जट को भी शामिल करते हैं। शोएब भाई, आपने जब टॉस हुआ आपने कहा कि 50% मैच गोन, और वही हुआ कि टॉस का एक बहरहाल बड़ा इंपैक्ट रहा, लेकिन ओपनिंग जोड़ी जो है उसको कितना क्रेडिट देते हैं इंग्लैंड की जीत के लिए पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को? फवाद भाई देखें, इस टूर्नामेंट में ना कुछ चीजें बड़ी पॉजिटिव है, पहले मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। वो ये है कि आपको इस टूर्नामेंट में पता चल गया कि आपका ओपनिंग पेयर नहीं चलेगा। अगर आपने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलनी है तो इस ओपनिंग पेयर को तब्दील करना होगा या इसकी सोच को तब्दील करना होगा। आपको इस वर्ल्ड कप से पता चल गया कि आप हाफ फिट, मिस फिट और प्लेयर्स को अगर खिलाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा कि आप दूसरों की वजह से आगे बढ़ेंगे, अपनी वजह से एक आधा मैच आपने जीता है। इसके अलावा आपको यह पता चल गया कि जिन लोगों पे आप 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली, वो प्रोडक्ट ही नहीं है। यही वजह है कि मेगा इवेंट में आपने उनको सिर्फ डगआउट में बिठा के रखा। इसी तरीके से आपको यह पता चल गया कि अगर कुदरत आपका साथ ना दे तो फिर आप जो है ना कहीं पे भी नहीं खड़े। साथ कुदरत की मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुदरत मजहब नहीं देखती, कुदरत इंटेंशन देखती है, मेहनत देखती है, लगन देखती है, उसके बाद आपको जो है ना नतीजा आ जाता है। अब आ जाए, आपने जो सवाल पूछा है 8.1 ओवर्स 49 बॉल भाई 6 ओवर्स तो उनके भी थे, तकरीबन 7 ओवर्स तो उन्होंने भी डॉट खेले। मैंने आपका ट्वीट देख लिया, मैंने इसलिए आपको पहले पकड़ लिया है। 7 वो आपने सही किया। देखिए उन्होंने 7 कब खेले, जब वो चेस करने जा रहे हैं। आपने टारगेट देना था यार 49 बॉल्स पे, अगर आपने 20 रन भी बनाए होते तो शायद ये मैच और क्लोज जाता। दूसरी बात, मैं बिल्कुल मुशीब भाई की बात से एग्री करूंगा कि फ्रॉम द 1 बॉल, मतलब जो पहला बॉल डिलीवर हुआ उससे लेके और विनिंग तक कहीं आपके हाथ में नहीं था। हम जो बातें कर रहे हैं कि अगर शाहीन अनफिट ना होते वहां पे ये हो जाता, वहां पे वो हो जाता। अभी उनकी बैटिंग तो देखें, आपकी उनकी बैटिंग पड़ी हुई थी। आपने देखें, आपको ये समझना होगा, आपने ग्राउंड को सही तरह रीड किया नहीं, और इस पे भी ये मेरे नजदीक इट्स अ क्राइम, क्योंकि इस ग्राउंड पे आप कोई पहला मैच नहीं खेल रहे थे, आप इंडिया से इसी ग्राउंड पे हारे थे। तब आपको नहीं पता था क्या? आप जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे तब स्क्वायर छोटा था और अब स्क्वायर बड़ा हो गया, वही स्क्वायर था। आप क्रॉस खेलने गए और वहां पे आप पकड़े जा रहे थे। उनको पता था कि ये स्टेट की बाउंड्रीज जो है छोटी हैं, वो वहीं पे टारगेट कर रहे थे, वहीं पे चौके छक्के उन्होंने लगाए। आपने क्या किया? लेकिन शोएब भाई देखें, आप ओपनिंग पेयर को इतना आप मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। यही ओपनिंग पेयर था, यही इंग्लैंड था, पिच कराची की थी, आपके शहर की, और वहां पे 200 रन आपने अकेले चेस किए थे। फिर अभी इंडिया का मैच भी हम भूले नहीं पिछले वर्ल्ड कप का। तो जब चेस कर लेते हैं आप, बहुत अच्छा चेस कर लेते हैं, 200 रन चेस करना कोई मामूली बात तो नहीं है, चाहे जो है वो फैसलाबाद की पिच हो या कराची की पिच हो। अच्छा, अब इसी वर्ल्ड कप के आप मुझे बाकी मैचेस बता दें, वहां कोई और ओपनिंग प्लेयर हम क्या मरीख से लेकर आ गए थे?
ठीक है, ये 2 मैचेस आपने गिनवा दिए, इसके अलावा मैं आपको 20 मैचेस गिनवा देता हूं जहां पे आपको कॉस्ट हुआ। जिस इंग्लैंड सीरीज की आप बात कर रहे हैं, उस इंग्लैंड सीरीज में आप 4-3 से हारे, और जाते हुए उनका कप्तान मोइन अली क्या कह रहा था कि हम ये 6-1 से जीतनी चाहिए थी हमें ये सीरीज। समझ रहे हैं भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम चीजों के पीछे छुप जाते हैं, हमने यहाँ पेड़ मुहिम चलाई होती हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी बड़ा अच्छा खेला, बड़े एजाज की बात है कि हमने फाइनल खेला, टीमें तो फाइनल तक नहीं पहुंची। भाई फाइनल खेलना एजाज की बात नहीं है, फाइनल जीतना एजाज की बात। अच्छा शोएब भाई मैं मुशीब भाई से जरा थोड़ा सा, आपने ओपनिंग पेयर के ऊपर तनकीद जो की है, मैं मुशीब भाई से जरा रिस्पॉन्ड ले लूं। मुशीब भाई, ओपनिंग के ऊपर शोएब जट बड़ी तनकीद कर रहे हैं, हालांकि मैंने ये कहा कि 200 रन बनाए ना कराची के अंदर, हमने इसी ओपनिंग पेयर ने अकेले बना दिए, इसी ये टीम थी इंग्लैंड की। आई देखिए, हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन है और हर बंदे को ओपिनियन रखने का हक है। मेरे ख्याल में जहाँ पे 70% आपकी रेशो विनिंग हो ना, ये मैं क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ कि पिछले कोई 6 महीने से 8 महीने से आपका मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा। और तब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ओपनिंग के ऊपर, जब आपको पता हो कि आपका मिडिल ऑर्डर सॉलिड हो। आप बाबर और रिजवान को तब चेंज कर सकते हैं जब पता चले कि जी 3 दफा बाबर आजम और रिजवान फेल हुए हैं और तीनों दफा आपका मिडिल ऑर्डर आगे ऐसा चला है तो उन्होंने बता दिया कि जी इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। आपका मिडिल ऑर्डर जब भी रिजवान और बाबर आउट हुए हैं, ये जल्दी स्कोर नहीं किया, तो हमारी रेशो मैच जीतने की स्टैट जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम मैच हार जाते हैं। और हमारा मिडिल ऑर्डर कितना सोशल मीडिया पे ये शोर मचाया गया कि जी मिडिल ऑर्डर। हालांकि इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर अच्छा भी खेला है, मगर इसके बावजूद हैविंग सेड दैट कि आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, मगर इसके लिए जो लोगों की बहुत ज्यादा ओपिनियन है कि जी इनको चेंज करना चाहिए, ये वो ब्रांड नहीं खेल रहे जो ब्रांड आजकल इंटरनेशनल चल रहा है, तो आप 4-5 मैच को जो इंग्लैंड के मैचेस हुए थे यहाँ पे या उससे पहले जो सीरीज होती है आपकी टीमों के साथ, तो उसमें आप जरूर 2-3 मैचों में एक्सपेरिमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो इतने लोग बात कर रहे हैं शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। अच्छा मुशीब भाई, एक आखिरी चीज बताइएगा, शाहीन शाह का जख्मी होना कहीं पे टर्निंग पॉइंट था ये? नहीं, शाहीन जब इंजर्ड हुआ तो उस वक्त गेम खत्म हो चुकी थी। उस वक्त आप शाहीन के 2 ओवर पड़े थे, मगर उसके बावजूद वो गेम के अंदर थे, वो 40 पे स्कोर चाहिए होता था, वो उसको उनके पे 6 विकेट हाथ में थी, तो उस वक्त वो गेम के जीत चुके थे। मगर शाहीन के लिए हमें बहुत केयरफुल होकर उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा नेक्स्ट अपकमिंग साल में, क्योंकि उस अभी कोई नी इंजरी उसकी वो पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ उसको मिली है कि नहीं मिली, बट उसके बावजूद उसको टेस्ट मैच कैसे खिलाने हैं, 50 ओवर कैसे खिलाने हैं, ये सारा देखना पड़ेगा शाहीन के लिए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। जाहिद, मैं आपसे आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा, क्या क्राउड का जज्बा क्या था? क्योंकि हमने देखा ऐसे लग रहा था कि कराची या लाहौर के अंदर मैच हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी क्राउड मौजूद था, और बारिश के कोई चांस भी मौजूद था या बस ऐसे ही हमें जो है वो मोबाइल फोन के स्टैट्स बता रहे थे कि बारिश हो सकती है? देखिए, शायकीन का जज्बा तो बहुत ही ज्यादा उरुज पर था और 80,000 तमाशाइयों ने ये मैच देखा, तो उस हवाले से अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जोश खरोश था उनके अंदर। वो चाहते थे कि उनकी टीम उनकी आंखों के सामने जीते, अच्छा खेले। और बारिश के स्टेट्स ये देखिए, बारिश 70% इम्कान थे बारिश के, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक दिन पहले बारिश हो गई। हालांकि आज जब सुबह मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग में धूप निकली हुई थी, उसके साथ साथ जब टाइम गुजरता गया तो बादल आ गए, लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, क्योंकि जो अलर्ट जारी हुआ था, जो महकमे मौसमियात ने जो प्रेडिक्शन की थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई क्योंकि दिन बदला, मौसम बदला। 70% बारिश हो भी जाती तो कम से कम कॉन्टेस्ट ही खराब होता। शोएब जट, मैं चाहूंगा क्लोजिंग आपसे करवाएं, पाकिस्तान के लिए आगे सीखने का क्या चांस है? क्योंकि आगे बहुत क्रिकेट है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि मामला खत्म हो गए। दूसरा, नसीम शाह की स्विंग पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आखिरी जो उनका स्पेल था वो बहुत खतरनाक था। गेंद, खुद अंग्रेज जो बैट्समैन थे उनको समझ में नहीं आ रही थी कि गेंद कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। यार हमारा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी एक चीज को देख के कहते हैं कि बस अब इसको चूमना है, बाकियों को मार दो। भाई रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आपको देखने होंगे। मैं आपकी सिर्फ एक तवज्जो दिलवाना चाहूंगा, 2021 का T20 वर्ल्ड कप कप्तान बाबर आजम, हेड कोच सकलैन मुश्ताक। एशिया कप 2022 कप्तान बाबर आजम, हेड कोच सकलैन मुश्ताक। T20 वर्ल्ड कप 2022 कप्तान बाबर आजम, हेड कोच सकलैन मुश्ताक। 3 इवेंट इन्होंने निकाल दिए और रिजल्ट क्या है? आपको टाइटल नहीं मिला। यही डिबेट आपके पड़ोसी मुल्क में हो रही है कि वहां पे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, उनका जो है वो कोचिंग और कप्तानी का मामला नहीं चल रहा, उनको हटाना चाहिए। यही आपको सोचना होगा। आपको नए कायद की जरूरत है। कायद आपकी टीम में पड़े हैं। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की वजह से शायद वो पीछे चले जाएं, वरना आपके पास शादाब की सूरत में एक फाइटर कप्तान मौजूद है। अब आपको आगे बढ़ना होगा।
बाबर आजम को पीएसएल में भी कप्तानी दे दी, वो वहां भी टाइटल नहीं जीत सके, वो यहाँ भी नहीं जीत सके। तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी जरूर है, अच्छा कप्तान नहीं है। ये बात कड़वी लगेगी लोगों को, मुझ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन ये स्टैट्स कहते हैं। जिस तरह बहुत शुक्रिया शोएब जट साहब आपका, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया, जाहिद गफ्फार ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। बस एक ही बात कहेंगे, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।